और आज जब अनिल देशमुख ईडी के गिरफ्त में आ चुके हैं अपने काले करतूतों के वजह से, तो आज भी देखिए कि उनको तथाकथित कुछ मीडिया कैसे बचाने का कार्य कर रही है। इसको सामने लेकर आओ ही नहीं, इसको ऐसा कर दो कि किसी को पता ही नहीं चले। तो भैया, एक तरफ जहां पर विकास का कार्य हो रहा है, आप तुलना करते हैं, ये सारे लोग तुलना करते हैं कि हम 2024 में मोदी को टक्कर देंगे, कंपटीशन देंगे। एक उनके मोदी के सरकार में, चाहे वो मोदी का पहला वर्जन 1.0 रहा हो या 2.0 रहा हो, आज तक एक भी घोटाला या स्कैम सामने नहीं हुआ। लेकिन जुम्मा आपको 2019 अक्टूबर में, नवंबर में इनकी सरकार बनी थी। आपको जुम्मा 2 साल भी नहीं हुआ होता है सरकार बनाए हुए, और हर एक जगह आपका वसूली से लेकर ये सब रैकेट शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता देख रही है इस बात को, और हम शुक्रगुजार हैं इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जैसे केंद्रीय एजेंसियों का, जिनके वजह से ऐसे सारे लोगों का जो खादी के वेश में जनता को लूटने का कार्य कर रहे हैं, टैक्स को चोरी करने का कार्य कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं जो सच्चाई हो सामने आ रहा है। वाजी, आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख की 4.20 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया है। किस नज़रिए से देखते हैं कि अभी और कितनी संपत्ति होगी जो ये जब्त की जाएगी, और क्या सख्ती से कार्रवाई पे है ईडी इस वक्त? हाँ बिल्कुल, एक बात को आप समझिए कि जब ईडी इनके यहाँ छापा मारी थी तो इन्होंने क्या बोला था, आपको याद होगा संजय राउत का वो कार्टून जिसमें इन्होंने ईडी का और सीबीआई का कुत्ते से तुलना किया था और दिखाया था कि ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ देख रहे हैं कि अब इशारा करो कि किधर जाना है, कहाँ जाके भौंकना है। लेकिन आज जब उसमें सबूत आया और सबूत के बाद 4 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रॉपर्टी जब्त होता है, जिसमें वर्ली में एक फ्लैट है। मुंबई में वर्ली ऐसा जगह है, अगर आप मुंबई जाएंगे या गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यूज़ क्या है, रियल एस्टेट का क्या स्थिति है वहाँ पर। और ऐसे जगहों पर इन लोग को औने पौने दाम में पहले तो बिल्डर के साथ कुछ कर रहे हैं, उसके बाद जिस प्रॉपर्टी का कीमत करोड़ों में होना चाहिए उसको लाखों में खरीदने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ईडी बैठा हुआ उस बात को ध्यान में रखता है। और बिल्कुल मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि चाहे वो परमवीर सिंह रहे हों जो कि मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, या सचिन वाजे रहे हों, ये लोग सब लोग किसके अंडर में काम करते थे? अनिल देशमुख के अंडर में। और आपने देखा भी परमवीर सिंह के साथ क्या हुआ था जब उन्होंने हल्का सा लीक से हटकर काम करना शुरू किया था, जहां पर उनकी जमीर ने कहीं ना कहीं यह बताने का कोशिश किया था कि नहीं यार, हद से ज़्यादा गलत हो रहा है, हमको यहाँ पर एक्सपोज करना चाहिए। आपको याद है शरद पवार का बयान? शरद पवार बोले थे कि राजनीति में ऐसा आरोप लगते रहता है और भाजपा का काम ही है यही काम करना, वो इस्तीफा नहीं देंगे, किसी भी तरह का कुछ नहीं करेंगे। यहीं पर दिल्ली स्थित उनके आवास पर बैठक हुई थी, वो बाहर से आकर ये बात बोले थे। पहले उनका इस्तीफा लिया गया, उसके बाद जितनी सारी लुटियंस मीडिया है उसने उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर काम करने का इसलिए कोशिश नहीं किया क्योंकि उसके लिए वो पेड नहीं होते। और आज जब अनिल देशमुख ईडी के गिरफ्त में आ चुके हैं अपने काले करतूतों के वजह से, तो आज भी देखिए कि उनको तथाकथित कुछ मीडिया कैसे बचाने का कार्य कर रही है। इसको सामने लेकर आओ ही नहीं, इसको ऐसा कर दो कि किसी को पता ही नहीं चले। तो भैया, एक तरफ जहां पर विकास का कार्य हो रहा है, आप तुलना करते हैं, ये सारे लोग तुलना करते हैं कि हम 2024 में मोदी को टक्कर देंगे, कंपटीशन देंगे। एक उनके मोदी के सरकार में, चाहे वो मोदी का पहला वर्जन 1.0 रहा हो या 2.0 रहा हो, आज तक एक भी घोटाला या स्कैम सामने नहीं हुआ। लेकिन जुम्मा आपको 2019 अक्टूबर में, नवंबर में इनकी सरकार बनी थी। आपको जुम्मा 2 साल भी नहीं हुआ होता है सरकार बनाए हुए, और हर एक जगह आपका वसूली से लेकर ये सब रैकेट शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता देख रही है इस बात को, और हम शुक्रगुजार हैं इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जैसे केंद्रीय एजेंसियों का, जिनके वजह से ऐसे सारे लोगों का जो खादी के वेश में जनता को लूटने का कार्य कर रहे हैं, टैक्स को चोरी करने का कार्य कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं जो सच्चाई हो सामने आ रहा है। किनके नाम है जो खुलेंगे? क्योंकि वाजे ने अनिल देशमुख का नाम लिया, अब अनिल देशमुख किन लोगों के नाम लेंगे? क्योंकि अनिल देशमुख की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है। हाँ देखिए, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अनिल देशमुख एनसीपी के थे, लेकिन एनसीपी के हेड नहीं थे। तो ऑब्वियस सा बात है कि जब कोई क्षेत्रवाद की पार्टी होती है तो सत्ता अगर किसी को सौंपती है, किसी पोजीशन पर बैठाती है,
तो उसके बदले में वो उससे कुछ हासिल करने का कोशिश करती है, कुछ उससे लेती है। तो आप इस बात को मान कर चलिए कि कहीं ना कहीं इसमें शरद पवार, अजित पवार एंड कंपनी का भी अहम रोल होने जा रहा है। और आने वाले समय में आपको ये पता चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सौदा हुआ होगा सत्ता का, बिना उनको ट्रस्ट में लिए हुए नहीं हुआ होगा। और उन्हीं के आधार पर मुंबई को कैसे चलाना है, यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन बैठेगा, सचिन वाजे जैसा इंसान जो कि 2008 में पुलिस की नौकरी से किस कानून के वजह से, ऐसा नहीं है कि उसने स्वेच्छा से वीआरएस लिया हो या इस्तीफा दिया हो, कानूनन गलत होने की वजह से पहले सस्पेंड हुआ था और उसके बाद उसने बोला कि ठीक है मैं छोड़ता हूँ। उसको कोविड जैसे पैंडेमिक के टाइम में आप स्पेशली लेकर आते हैं, तो ये रैकेट बहुत लंबा है। और ये रैकेट इतना लंबा है कि ये समय के साथ अभी कौन से लगते हैं कि जो सामने आएंगे? मैं आपसे बताया, इसमें हमको पूरी पवार एंड कंपनी, पवार एंड फैमिली जो है, चाहे वो सुप्रिया सुले हो या अजित पवार हो या एनसीपी के हेड शरद पवार हो, आने वाले समय में मुझे पता नहीं, ऐसा विश्वास हो रहा है कि कहीं ना कहीं से इन सारे लोगों की जो संलिप्तता है वो उजागर होने जा रही है। और ये सारे मैटर सामने आएंगे जनता के सामने कि आखिर इन्होंने किया क्या था, आखिर इन्होंने जनता के मैंडेट के साथ खेलने का क्या कार्य किया है। जनता ने इनके पक्ष में मैंडेट नहीं दिया था, आपको याद होगा, जनता ने देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में मैंडेट दिया था। लेकिन सत्ता का सौदा कैसे होता है, और देखिए कहीं ना कहीं जो राजा है, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसका नाम उद्धव ठाकरे है, आने वाले समय में वो भी इस मैटर में कहीं ना कहीं से संलिप्त होकर सामने आने जा रहे हैं। और उसी का वजह है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि संजय राउत अपने आप को दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। आपको याद है अभी आमिर खान और किरण राव का तलाक हुआ था, तो उन्होंने, संजय राउत ने बोला था कि हमारी और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो आमिर खान और किरण राव के जैसी है कि हम अलग होकर भी एक हैं। तो आप देखिए, दूरदर्शिता से देखिए पत्रकार महोदय कि आखिर इनका इशारा कहाँ है और ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये बताना क्या चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि अब कुछ भी हम कर लें लेकिन हम इससे बच जाएं। लेकिन ईडी जो एजेंसी होती है वो स्वतंत्र निष्पक्ष केंद्रीय जाँच एजेंसी होती है, और उसके सामने जब कोई भी प्रूफ आएगा तो ये चाहे उद्धव ठाकरे हों या शरद पवार हों या अजित पवार हों या सुप्रिया सुले हों, पूरे ये लोग, जितने सारे लोग, हो सकता है संजय राउत की वाइफ वर्षा राउत का आपने देखा था 2 से 3 महीना पहले अभी एक केस में नाम सामने आया था, तो हो सकता है कि वो भी सामने आए, वो भी कल्प्रिट बनकर आए। तो वेट एंड वॉच, समय का इंतजार कीजिए, लेकिन बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन आपको ये लगता है कि ईडी जिस तरीके से कार्रवाई करे, किसी पार्टी के दबाव में आएगी या किसी पार्टी के चेहरे को देख के रुक जाएगी? नहीं, कैसा दबाव? मैं आपसे एक बात पत्रकार महोदय पूछना चाह रहा हूं कि दबाव का मतलब क्या होता है। अगर किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू 5 करोड़ रुपया है और आप उसको 20 लाख रुपए में खरीदने का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं दबाव दिखता है कि किसी दबाव के वजह से, किसी मजबूरी के वजह से, मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसको आपने 20 लाख में लेने का कार्य किया। यहाँ पर कैसा दबाव, जहाँ पर कि आपने गलती किया और गलती सामने परिलक्षित हो रही है और उस गलती की वजह से आपके प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है। तो ये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, ये तो जनता देख रही है। और जनता के सामने जब ये सब सच्चाई आ रही है, तो जो एक बार सामने आ जाता है वो आईना की तरह फिर हो जाता है कि आईना में सामने जाने पर आपको चेहरा दिखेगा ही। तो आप मान कर चलिए कि किसी भी तरह के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इन पर कार्रवाई होकर रहेगी।